के मालेगांव के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ आज हम जाकर जो एसआईटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, एडिशनल एसपी अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए को, ख़ास तौर से बीजेपी को इस बात की बड़ी तकलीफ़ और मलाल है कि उनके दोनों प्यादे हार गए, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में और दूसरा विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए वो अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का उन्होंने एक एसआईटी तश्कील दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो तमाम के तमाम तो भारत के नागरिक हैं, उनके वालिद नागरिक है, उनके भाई, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार नागरिक है। उन पर जो केस बुक किया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती एरर हो या कुछ वैसा है। ये कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो है ही नहीं, ये लोग ना कभी मालेगांव में निकलेंगे। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप पूरे मालेगांव को क्यों सजा देना चाहते हैं। और आपका जो एक्ट है, वो जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एक्ट है, इसमें आप देख लीजिए सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में एरोनियस गलती हुई या फ्रॉडुलेंट हुआ, इम्प्रॉपर मेड हुआ, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और सेक्शन 24 में आप देख लीजिए, उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस। तो आप इसको इस्तेमाल करिए ना। और ये खामखा एक इलाके को बदनाम करने के लिए, जो एक ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी तलाश करो। जितनों को आप गिरफ्तार किए वो तो सब भारत के नागरिक हैं, पेपर में गलती हो सकती है। तो हम एडिशनल एसपी साहब से ही बोले कि आप यहाँ पर जो लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ एक आदमी को अकम्पनी करने दीजिए, और जो धाराएँ लगाई गई हैं 120B, इतने सीवियर धाराएँ हैं, उसको दोबारा हम उनसे बोले कि आप देखिए उसको। और हमको लगता है कि अननेसेसरी मालेगांव को गैर ज़रूरी तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली में उनको शिकस्त हुई तो कोई कंप्लेन कर दिया और आप इस तरह के एसआईटी बना दिए। तो ये हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ना कोई रोहिंग्या है, ना कोई बांग्लादेशी है, मगर जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अनिकेत साहब और उनकी टीम और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको रीलुक करेगी, इन्होंने जो स्टेप लिया है। और मालेगांव में तो आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब मालेगांव के दूसरे इश्यूज़ जो लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ था, ख़ास तौर से जो बड़े बड़े ट्रक्स अंदर आ जा रहे, और जो परसों हादसा हुआ जिसमें 2-3 लोगों की मौत भी हुई है, तो इन दूसरे उस पर भी हम बातचीत किए। बस आपको इस बात की इत्तला देना था। शुक्रिया। तो मालेगांव में बार बार किरीट सोमैया, नीतीश राणे ये आते हैं, ट्वीट भी करते हैं और कार्रवाई भी होती है, और वो हिसाब से प्रशासन भी चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। लैंड जिहाद का मुद्दा लेके, बांग्लादेश का मुद्दा लेके, नहीं, आप हमको ये बताइए कि अगर मान लिया जो वोट जिहाद हुआ तो ये लोग गाली किसको दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन गाली दे रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन गाली दे रहे हैं। अब आप बताइए, अगर 3,500 ये लोग बोल रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तो भाई सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, तो अननेसेसरी आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? किसको बदनाम कर रहे हैं आप अपने ही सरकार को, अपने ही इंस्टीट्यूशंस को आप बदनाम कर रहे हैं। वोट जिहाद क्या मतलब भाई? यहाँ जनता ने वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ? फ्री एंड फेयर हुआ, मुफ्ती साहब जीते, पार्लियामेंट में आपको हार गए, आप फिर दोबारा आपने सरकार बना ली। आप सरकार बनाए तो वोट जिहाद नहीं बोलेंगे? आप हार गए तो वोट जिहाद कैसा हो जाएगा? मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं हुआ हमको बता दें। जो लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हो बता दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, वो बता दें। नहीं हुआ तो फिर उन्हीं पर क्वेश्चन उठेगा ना। इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, पूरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी हैं, तो फिर ये तो आप तो सिर्फ नफरत कर रहे एक समुदाय से और एक इलाके से, बिल्कुल गलत है ये। मालेगांव शहर में अभी हिंदू सकल संत का एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें 2008 में बम ब्लास्ट में साधु प्रज्ञा सिंह को मालेगांव लाके सम्मानित करने की बात हिंदू समाज की ओर से की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि इतने लोगों की मौत यहाँ पर हुई है
और उसमें एक्यूज्ड हैं वो, आप ज़रा उन मरने वालों का तो ख्याल रख लीजिए। कम से कम ट्रायल तो जो चल रहा है, ट्रायल हम देख रहे हैं, मगर एक ह्यूमन डिग्निटी भी तो होनी चाहिए किसी मरने वालों के लिए। आप ज़ख़म पर नमक नहीं बल्कि ज़ख़म को खोलने की आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो गलत है ये। तो इसको तो पुलिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स को वो देखें, गौर करें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। सर किसी ने जो है वक्फ मामले में जो है आप लोगों की बातें सुनी नहीं है, ये कानून अगर बन जाएगा तो आगे और कितनी मुश्किलें पेश? देखिए, वक्फ का जो बिल जो जॉइंट वर्किंग कमेटी को रेफ़र हुआ था, वो जितने अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ थे, बशमूल मेरे, कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, डीएमके के राजा साहब, अब्दुल्ला साहब और एक एनसीपी के मेंबर भी थे, हम तमाम ने, हमारे इमरान मसूद हमारे छोटे भाई वो भी थे, तो हम तमाम ने उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने भी 129 पेजेस की डिसेंट रिपोर्ट दी है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको पढ़िए आप लोग। उसको पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जो मोदी सरकार ने वक्फ बिल लेकर आया है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। और भारत में जितने मुसलमानों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, मौलाना अरशद मदनी साहब की, महमूद मदनी साहब की, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हो, या फिर आपके मुंबई के जमीयतुल मशाइख जो है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रिजेक्ट किया है इस बिल को। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरी बात यह है कि आप हमको बताइए कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे भाई? और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं दी, वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की गाड़ी कमाई, वो दान दिया अल्लाह के नाम पे। और अगर कोई मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान देता है तो उसमें उसके औलाद का शेयर नहीं रहता, क्योंकि वो ऊपर वाले अल्लाह के लिए दे दिया गया है। आप बोलते नहीं वक्फ वाला औलाद में बच्ची का शेयर नहीं मार खाया जाएगा, कोई भी दान देता है। तीसरी बात यह है कि उसमें वक्फ बाय यूज़र निकाल रहे। हिंदू धर्म में आप बीके मुकर्री साहब की किताब है वो पढ़िए, जो सब मानते हैं, उसमें लिखा कि बाई कस्टम बाई यूसेज वो टेम्पल की प्रॉपर्टी हो जाती, वहाँ पर जब हो जाती तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है भाई? और वक्फ बाय यूज़र ऐसा नहीं है जो बीजेपी झूठ बोल रही कि जहाँ आप दस्ती रख दिए, जहाँ पे हाथ रख दिए, या जहाँ पे जाके मुफ्ती इस्माइल साहब नमाज़ पढ़े वक्फ हो जाती, नहीं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में 4-5 पेजेस है, पैराग्राफ्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र को अपहेल्ड किया, अब उसको निकाल रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, SGPC सिख गुरुद्वारा अप्लाई नहीं होता, आप इस पे अप्लाई कर रहे भाई। अगर कल के दिन कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं आप, लिमिटेशन एक्ट आप निकाल कर। कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहे हैं आप, कलेक्टर कैसे तय करेगा भाई? कोई अपने मामले में जज बन सकता है क्या? बोलिए आप, वो तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और उस बिल में ये भी लिखा गया कि अगर कोई भी जाकर कलेक्टर को दरख्वास्त दे दिया कि मालेगांव की मस्जिद जो है वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप समझ रहे इस बात को? माने ना टाइम लिमिट है उसमें। तो जितने अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अच्छा उसमें और एक अमेंडमेंट लेके आए कि भाई 5 साल तक जो मुसलमान इस्लाम कबूल करता हो 5 साल तक दान नहीं दे सकता। अब उसमें क्या लिख रहे हैं? उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? मुफ्ती इस्माइल साहब देख के बोलेंगे हाँ ये नमाज पढ़ रहा, एक्सेप्टेबल होगा मोदी साहब के लिए? ये दाढ़ी छोड़ना डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके रिलीजन के लिए? क्या रोज़ा रहना डेमोन्स्ट्रेशन? आप कौन होते भाई? अच्छा वो 5 साल तक नहीं दे सकता मगर किसी और धर्म को दे सकता, वो उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ को छीनने के लिए, मस्जिदों को छीनने के लिए, ख़बरस्तान को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ हैं हज़ारों एकड़ में ख़त्म करने के लिए। आखिरी बात यह है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाती है कि 13 लाख सबसे बड़ा तीसरा बड़ा रियल एस्टेट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
और ओडिशा के चंद प्रॉपर्टीज़ को मिलाए तो यहीं पर 4 प्रदेशों में 14 लाख एकड़ ज़मीन है। मैं यूपी, बिहार, राजस्थान को नहीं मिलाया हूँ, महाराष्ट्र को नहीं मिलाया हूँ। तो ये आप क्यों, ये तो सिर्फ हमारी धर्म की प्रैक्टिस से हमको छीनना चाह रहे हैं आप। वक्फ जो है मुसलमानों के लिए एक इबादत है, आप उसको छीनना चाह रहे हैं हमसे। तो सरासर आप हमारे से वक्फ छीनना चाह रहे हैं, मस्जिदें छीनना चाह रहे हैं। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। और भारत की पूरी जनता में बात जा चुकी है कि हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, सिख धर्म के, उनके मंदिर में, उनके रिलीजियस प्लेस में कोई उनका धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है, कोई नहीं बन सकता। यहाँ क्यों बनाना चाह रहे? तो ये एक नफरत है भारत के मुसलमानों से बीजेपी और मोदी सरकार की। सर, पूरे महाराष्ट्र में जो है ये रोहिंग्या बांग्लादेशी का, अमरावती हो गया, अकोला हो गया, क्या ये एनआरसी का ट्रायल तो नहीं ले रहे लोग? नहीं, आप बताइए, आप चेक करिए, मगर आप जो SIT बनाकर आप क्या है इसमें, क्या है बताइए? डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पे आपके कितने बच्चे हैं? 2 है ना। आप भारत के नागरिक है, दूसरा बेटा भी नागरिक है। जो दूसरा बेटा है उसके डॉक्यूमेंट फ़र्क है तो भारत का नागरिक नहीं हुआ क्या वो? वही तो हम बोल रहे हैं ना भाई, उस बात को समझने की ज़रूरत है। अरे भाई, तुमको रोटी सेकना है तो और जगह सेको। आप किसी एक इलाके को, एक समुदाय को इस तरह परेशान करना ये गलत बात है बिल्कुल। सर, महाराष्ट्र में अभी असेंबली के बाद कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए हैं। हाँ, कॉर्पोरेशन इंशाल्लाह बहुत कमजोर नजर आ रही है ऐसा। अरे कहाँ कमजोर नजर आ रही, इतना बड़ा मुफ्ती हमारे बाजू खड़ा हुआ है, कहाँ कमजोर नजर आ रही? 2 in 1 है ये। एक MLA। हाँ, तो ये अरे भाई, जंगल में एक ही शेर होता है ना। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।